हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 5 जीएस पोर्शन को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? CRR, NEER और SLR या सावधि जमा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NEER। NEER जो है बैंकिंग शब्द से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 102। 102 है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1930 में, 1932 में, 1934 में या 1936 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी में। और रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन एक अंग्रेज शास्त्री हुए जिनका नाम था जॉन मैनार्ड कीन्स, इन्होंने किया था। और इसका प्रकाशन फरवरी 1936 में किया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर पारिभाषिक शब्दावली और आधुनिक समाविष्ट अर्थशास्त्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 103। 103 की बात की जाए तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां ये हो, अर्थात ऑप्शन दिया है सीमांत उपयोगिता कीमत, सीमांत उपयोगिता कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत, या सीमांत उपयोगिता कीमत से जो है छोटी है और सीमांत उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता से कीमत बड़ी है, या सामान्य जो है लागत है बराबर कीमत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सीमांत उपयोगिता बराबर जो है कीमत है। और ह्रासमान जो सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की इकाई का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है तो वो वस्तु की क्रमिक इकाई और उपयोगिता कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 104। 104 देख लेते हैं। 104 में दिया गया है, उत्पादन फलन किसके बीच का संबंध है? उत्पादन और लाभ का, उत्पादन और कीमतों का, उत्पादन और उत्पादन कारक का, या उत्पादन और आय का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन और उत्पादन कारक का। मित्रों, अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन प्रक्रिया के भौतिक निर्गतों और भौतिक फलन का प्रमुख उद्देश्य होता है। और उत्पादन की प्रक्रिया में आगत कारकों का कुशलतापूर्वक विभाजन करना होता है और इन कारकों में आय का भी वितरण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 105। 105 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लागत यानी अधिशेष जिसको कहा जाता है अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी, पूर्ण लोचदार होगी, पूर्ण बेलोच होगी, या लोचदार स्वरूप की होगी, अथवा इनमें से सभी की होगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पूर्ण बेलोच होगी। अर्थशास्त्र का लगान से तात्पर्य राजस्व में जो भूमि और कारक जो प्राकृतिक संसाधन निश्चित पूर्ति के बदले में प्राप्त की जाती है, और अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो पूर्ति पूर्णतया अप्रत्याशित होती है, अर्थात पूर्ति के पूर्णतया अप्रत्याशित होने का कारण जो पूर्ति की मात्रा पर आय पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए संसाधन स्वयं आय उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 106। दोस्तों, 106 की बात की जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां और राजनीति और लोकतंत्र के बीच का सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि ऐसी अवस्था की शर्त है जिसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक रूप से सरकार बनाने और उसे संचालित करने और उसे व्यवस्थित करने या उसे गठित करने का अधिकार जिसको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 107। 107 नंबर देखते हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत, 6, 7 और 8। तो दोस्तों, यूएन चार्टर में जो है सिद्धांत हमारे हैं वो हैं 7 सिद्धांत हैं। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सदस्यों से संबंधित सभी क्रियाकलापों और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 1 में समाहित किया गया है। और इसके अनुसार सभी सदस्य देश जो हैं वो इसके 7 सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया था। और ये चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी ढंग से लागू था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 108। मार्क्सवादी भौतिकवाद सिद्धांत किसके विचार से आया है? हेगल के, फ्यूअरबैच के या डार्विन के या एंजल्स के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन के। मार्क्सवादी भौतिकवाद जिसके विचार से आया है उनका नाम है डार्विन। और मार्क्सवाद भौतिकवाद एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो समाज, अर्थव्यवस्था और इतिहास के अध्ययन से संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 109। 109 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल फर्स्ट जो है भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्ध संघीय राज्य या एक एकात्मक राज्य? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, एक जो है राज्य संघ प्रस्तुत करता है। और भारतीय संविधान की जो धारा फर्स्ट है, देश के नाम, संघ और भू क्षेत्र और भारत से संबंधित है। इसके अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय जो है भू क्षेत्र हैं, सभी राज्यों के भू क्षेत्र एक संघ शासित राज्य के भू क्षेत्र और अन्य भू क्षेत्र जो भारत में भी शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 110। 110 देखते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसकी सौंपी गई हैं? केवल संघ संसद को, केवल राज्य विधानमंडलों को, और संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल संघ संसद को भेजी गई है, अर्थात केवल संघ संसद को जो है सौंपी गई है। और मित्रों भारतीय संविधान का धारा जो 248 अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। और अपशिष्ट शक्तियों से वह शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी एक में नहीं किया गया है। ये न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी विषय को अपशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 111। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, अथवा इनमें से किसी में नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। और केवल लोकसभा जो है धन विधेयक केवल लोकसभा पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश तो कर सकती है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान की धारा 110 में दी गई है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 112। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से, या इनमें सभी से? तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी से संबंधित है। और बुनियादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में सामान्य लोगों और राजनीतिक और आर्थिक समूह का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये समूह केंद्र और राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थानीय स्तर पर समाज को और सामान्य लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण पंचायती राज प्रणाली के प्रकार की प्रणाली को आवश्यक तत्व मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 113। 100 दिया गया है, 113 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम, यह जिसको टाटा बोलते हैं, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी की गतिविधियां निवारण अधिनियम जो है उसे काफी पोसा कहते हैं। और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है ये फेरा होता है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन दिया है विदेशी मुद्रा अधिनियम जो फेरा के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संसद द्वारा 1973 में पारित जो विदेशी विनिमय नियामक जो अधिकरण है फेरा जिसे कहते हैं, एक सख्त नियम है और जिसे विदेशी विनिमय और प्रतिभूतियां और लेन देन लागू किए गए हैं, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय और मुद्रा के आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये निवारक नज़रबंदी अधिनियम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 114। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप ये क्या अर्थ होता है? यानी उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में कौन सा अर्थ होता है? ज्ञान होता है, प्रज्ञता यानी बुद्धिमत्ता होता है, या पास बैठना होता है, या शस्त्रों से पाठ जो है पठन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है पास बैठना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।
और मित्रों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार का उपनिषद है और एक रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 115 दिया गया है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का अर्थीकरण किया है वह थे यज्ञवाल्क, वशिष्ठ या अगस्त्य या विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अगस्त यानी ऋषि अगस्त थे। और अगस्त मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है और अगस्त मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी और जिसे अगनियम यानी अगथियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 116। वैदिक कार्यों की ही बात यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है रोमवासी, यूनानी लोग, ईरानी लोग या उपयुक्त में से सभी। तो देखना है इसमें कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी रोमवासी भी थे, यूनानी लोग भी थे और ईरानी लोग भी थे। और आग की पूजा करके बलि देने की प्रथा यजना मुख्य रूप से आर्यों की ग्रीक, रोम और ईरान वासियों से प्रचलित थी। प्राचीन काल में अग्नि को पवित्र मानकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करने की प्रथा मुख्य रूप से भूमध्य सागर, ईरानी पठार और भारतीय प्रायद्वीप के निवासियों में प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 117 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वेदों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ऋग्वेद जो है ये बहुत ही प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा प्राचीन वेद है। उसके बाद जो सामवेद हमारा है ये संगीत का वेद है और यजुर्वेद यज्ञों का वेद है और अथर्ववेद जो है वो जादू टोने का वेद है। ये इसमें इस तरह प्रश्न पूछा जाए किससे कौन वेद संबंधित है तो दे देगा कि आपका सामवेद किससे संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है जिसमें बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते थे। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है और ऋग्वेद ये बहुत ही प्राचीन वेद है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 118 क्वेश्चन। 118 नंबर है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, ओडानथापुरी, कांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये तक्षशिला। तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ स्रोतों के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व यानी 10वीं शताब्दी में किया गया था और इसका पतन ईसा पूर्व जो 5वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 119 देखते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है, अल अजीजिया जो लीबिया में है और जकोबाबाद जो पाकिस्तान में है या अटाकामा जो पेरू में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल अजीजिया जो लीबिया में है। और मित्रों विश्व का जो सबसे अधिक तापमान वाला 1922 में अजिया जो है 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड गया था जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। और सितंबर 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा कई बार घोषणा की गई अनुसार जो है विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्थान है ग्रीनलैंड रेंज की डेथ यानी डेथ वैली उसको कहते हैं 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 120 देख लेते हैं। 120 नंबर है भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। 85,11,965 वर्ग किलोमीटर या 38,97,950 वर्ग किलोमीटर या 59,26,780 वर्ग किलोमीटर या 32,87,590 किलोमीटर। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 32,87,590 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत का कुल भौतिक क्षेत्रफल जो है वो 32,87,590 किलोमीटर है
और आकार की दृष्टि में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत उत्तर दक्षिण में लगभग 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारतीय सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर लंबी है और तटीय रेखा 7,517 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 121। 121 देखते हैं। 121 में दिया गया है उस चक्रवात को क्या कहा उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? शहरी, सिद्र, बेंडी या एरिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्र, यानी सिद्र इसका नाम दिया गया था। चक्रवात SIDR साइक्लोन साइडर जो है बांग्लादेश से अब तक का सबसे भीषण चक्रवात था और 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3,447 लोग मारे गए। इस भीषण चक्रवात को बड़े पैमाने पर चक्रवात की श्रेणी में 5 में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 122। 122 देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, मध्य अटलांटिक कटक या पश्चिमी कार्डिलेरा या हिमालय पर्वतमाला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और एंडीज संसार का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका से उत्तर दक्षिण और 7 देशों, वो देश हैं वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस भारत महाद्वीप में पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 123। 123 निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इसका 2/3 हिस्सा जंगलों, पर्वतों और झीलों से आच्छादित होता है। खनिज संसाधनों की कमी होने के कारण स्विट्जरलैंड इसका आयात करता है और निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्तुओं और उत्पाद के रूप में पुनः जो है ग्राहकों को ये बेचता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 124। जल का स्थानांतरण है अपसुघटित, संघटित या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये और भी दोनों, अर्थात अपसुघटित और संगठित, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 125। 125 देखते हैं। जीवाणु भोजी जिसके द्वारा खोजा गया था वो है फेनिक्स डी हेरल और फ्रेडरिक ट्यूबोर्ट, क्लोवियर और नियल और पाल हेलिच और बुरिल और स्मिथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेनिक्स और हेरल फ्रेडरिक टोड्स इसके राइट आंसर होंगे। मित्रों जीवाणु भोजी जो होते हैं उनका तात्पर्य विषाणुओं से ऐसे समूह से होता है जो जीवाणु को संशोधित करते रहते हैं। जीवाणु भोजी की खोज फ्रेडरिक W.T. वाट ने ग्रेट ब्रिटेन में सन 1915 में किया था और फ्रेडरिक की डी हेरली की खोज फ्रांस में 1917 में की थी। डी हेरली अपने आविष्कार का नामकरण जीवाणु भोजी के रूप में किए और जिसका अर्थ होता है जीवाणु को संशोधित या ग्रहण करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 126। 126 देख लेते हैं। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, शरीर की कोशिकाओं में, निषेचन के पश्चात अंडाशय में, युग्मकों में या युग्मनजों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 127। ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वो है त्वचाजन, वकुटजन, रंगभन या गोपकजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचाजन। त्वचाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों पौधों के 3 विभाज्य जिसकी परतें होती हैं जो आरंभिक रूप से 3 समूहों में होते हैं जिसे ऊतक, लय, उल्लयन कहते हैं। और ये सबसे ऊपरी परत होती है, परत कोशिकाओं को अपतन भागों में बांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 128। 128 देखते हैं। 128 रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टीनर के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा या बीजमैन के द्वारा अथवा मार्गर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर के द्वारा की खोज की गई थी।
और मित्रों एबीओ ब्लड ग्रुप एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज करने का श्रेय ऑस्टिन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर को जाता है। इन्होंने 1900 में एओ और बी रक्त समूह की खोज की थी, अर्थात ओ और ए बी रक्त समूह की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 129 देखते हैं। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य है। लोलक की पूर्ण ऊर्जा, लोलक का गतिज ऊर्जा, लोलक की स्थिति ऊर्जा अथवा शून्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य। शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मित्रों एक डोरी द्वारा साधारण लोलक पर किया गया कार्य इस दोलन गति के दौरान शून्य होता है और डोरी में तनाव पूर्णतया डोरी के समानांतर घटक को समाप्त कर देता है और इस प्रकार की स्थिति जो बनती है वो डोरी को पुनः पूर्व स्थिति यानी संतुलित अवस्था में शून्य के समान जो है ला देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 130 नंबर क्वेश्चन है। किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 1 है, 2 है, 3 है अथवा 4 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 है। ऑप्शन बी इसका 2 है। और मित्रों जब किसी वस्तु या कण में लगाया गया सभी बलों का परिणामी बल जब शून्य होता है तब कण संतुलित अवस्था में माना जाता है। जब किसी संतुलित वस्तु कण या प्रथम बल पर लगाए जाते हैं तो उस वस्तु को व्यवस्थित संतुलित करने के लिए दूसरा बल लगाया जाता है जो वस्तु कण की दिशा और परिणाम की मात्रा को संतुलित करता है। द्वितीय बल प्रथम बल के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, अर्थात दूसरे बल द्वारा बल पुनः स्थिति में आ जाती है जिसे संतुलन स्थिति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 131। HHM दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों ही, प्रत्यास्था जड़त्व और एक बाह्य बल, केवल प्रत्यास्था अथवा केवल जड़त्व। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरल आवर्त गति लागू होने की सामान्य शर्तें निम्न प्रकार दी गई हैं। शर्तें निम्न होती हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल में लचीलापन होना चाहिए, वस्तु की स्थिरता शक्ति होनी चाहिए और वस्तु में त्वरण की गति और प्रत्यास्था अनुपातिक रूप से वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए और वस्तु अपने पूर्ववर्त स्थान पर आ जाए। तो ये कंडीशन होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 132 देखते हैं। एक सुई या पिन जल में पृथ्वी पर एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर उसके कारण प्लवमान होती है, अर्थात तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ ऊर्जा के कारण, श्यानता के कारण या असंजी बल के कारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये जल पर घूमती रहती हैं और जल की सतह पर परोक्ष रूप से अदृश्य प्रस्थावता के कारण पिन अथवा सुई जल में तैरती है। प्रत्यास्थ त्वचा को पृष्ठीय तनाव भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 133 नंबर है। विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW बोलते हैं पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थानीय भाषा है। जर्मनी है, फ्रेंच यानी फ्रेंचाइजी है, चीन है, चाइनीज और इंग्लिश अंग्रेजी जिसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन ये जर्मनी। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। इंटरनेट वर्ल्ड स्टेट के अनुसार 30 जून 2010 को इंटरनेट में प्रयुक्त की जाने वाली शीर्ष भाषा अंग्रेजी थी और अंग्रेजी के अलावा चाइनीज, स्पेनिश, जापानी और पुर्तगाली भाषा का भी सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 134 देख लेते हैं। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है अल्कोहल के, जल के, ग्लिसरीन के या मिट्टी के तेल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा जल। जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। यह जल की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है। हालांकि ये जल में घुलनशील और फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया में फलस्वरूप आग लगने के कारण बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 135 में दिया गया है। फ्लैश बल्बों के तार से बना होता है Mg, Ea, Cu और Ag। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा Mg बना होता है, मैग्नीशियम बना होता है। और फ्लैश बल्ब के तार मैग्नीशियम के बने होते हैं। फ्लैश बल्बों में मैग्नीशियम फिलामेंट के साथ ऑक्सीजन गैस भरी जाती है जो कैमरा शटर के संपर्क में आने के कारण विद्युतीय प्रकाश उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 136। एक स्वतः प्रक्रम के लिए जी धनात्मक है, जी ऋणात्मक है, शून्य के बराबर है, ये जो है धनात्मक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये त्रिभुज जी जो है धनात्मक है। और जी के प्रकार की ऊर्जा, इसकी प्रकृति टी यानी टी और पी तापमान और दबाव पर नियमित होता है और ये अग्रसर रहता है। इसके अंतर्गत जो त्रिभुज जी ये बड़ा हो या छोटा होता है वो से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 137। 137 देखते हैं मित्रों। 137 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 138। 138 देखते हैं। वृक्क के अनुसार की गई द्वार कोशिकाओं में किसमें होती हैं? द्विबीजी पादपों में, एक बीजी पादपों में, उपयुक्त दोनों में से, अथवा सहवाल कोई में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, द्विबीजी पादपों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 139। 139 देखते हैं। 139 दिया गया है डबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? मूंगफली में, चना में, गेहूं में, अथवा आम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन सी गेहूं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 140। 140 है रंध्रमुख यानी जिसे द्वार कहते हैं, इस पर आधारित है। बाह्यपरासरण, अंतःपरासरण, द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य व्यांकुचन और कोशिका रस के सांद्रण में ह्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पोटेशियम धनात्मक आयन जो के होता है, सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाएं चारों ओर प्रकाश संश्लेषण के कारण एटीपी उत्सर्जन करती हैं और कोशिकाओं में पोटेशियम धनात्मक आयनों को अवशोषित करती रहती हैं, जिसमें ये कोशिकाएं हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 141। 141 देखते हैं। कौन सी गैस पादप ग्रह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? CO2 है, O2 है, H2 है, या जलवाष्प है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प हो जाएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन से बढ़ते दुष्परिणामों के लिए मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक गैसें जलवाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जलवाष्प सबसे अधिक यानी 36% और 70% तक की गैसों का उत्सर्जन करता है, जिसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन का दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 142। 142 देखते हैं। किस रक्त समूह को व्यक्ति सर्वग्राही कहता है यानी होता है? तो वो होता है सर्वग्राही, आपका ये भी होता है। और सर्वदाता वो होता है। सर्वदाता यानी सबको देने वाला, और सर्वग्राही मतलब सबसे खून ये ले सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 143। 143 देखते हैं। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से, अथवा पश्चिम बंगाल से? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरियाणा से। हरियाणा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य के द्वारा यह कंपनी संचालित न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और कुम्हरिया और गोरखपुर गांव के बीच 2800 जो मेगावाट आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह हरियाणा राज्य का प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 144। 144 देख लेते हैं। किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? कंठमाला का, खसरा का, चेचक का, अथवा छोटी माता का? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा चेचक। और चेचक बेरियोला मेजर और बेरियोला माइनर नामक 2 भिन्न जीवाणुओं से होता है। एक के द्वारा होने वाला एक संक्रमित रोग होता था। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लगाए गए टीकाकरण अभियानों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है 1979 में वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन की पुष्टि की और चेचक समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 145। 145 देखते हैं। बुल आई किस खेल से प्रयुक्त होता है? मुक्केबाज यानी बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो और शूटिंग से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूटिंग से। शूटिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 146। 146 है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में, 1516 में,
1526 में अथवा 1536 में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी। 1526 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 147 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच का संचालन करता है? लाल प्रकाश, बैगनी प्रकाश, हरित प्रकाश या पीत प्रकाश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित प्रकाश। हरित प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 148 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर की उपदेश गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और गोवा है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश, यानी अपना यूपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 149। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? रसिया है यानी रूस है, यूएसए है, जापान है या दक्षिण अफ्रीका है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस हो जाएगा। रूस अपना जो है विश्व का सर्वाधिक हीरा आपूर्ति करने का एक जो है साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 150 देखते हैं। 150 में दिया गया है ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? आसवन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि अथवा ऊर्ध्वपातन विधि? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन विधि। और ठोस से सीधे वाक्य में बदलने वाली प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ कर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा और होने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा आज का जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।